हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित के 7वें चैप्टर में एक टॉपिक है विभाजन सूत्र। टॉपिक है विभाजन सूत्र। इसमें हम विभाजन सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह विभाजन सूत्र का निगमन किस प्रकार से किया जाता है। यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा को क्वालिफाई किया है। उस एग्ज़ाम में इस सूत्र से संबंधित 2 प्रश्न हमें मिले थे और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस डेरिवेशन को तैयार करेंगे और डेरिवेशन को तैयार करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जिसने भी इस डेरिवेशन को तैयार कर लिया और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि कितने लोगों ने इस डेरिवेशन को तैयार कर लिया। तो 2 प्रकार के विभाजन सूत्र होते हैं। पहले हम विभाजन को देख लेते हैं। विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला होता है अंतः विभाजन। कौन सा? अंतः विभाजन। विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। हम दोनों विभाजन के बारे में अच्छे से समझ लें। मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है। ध्यानपूर्वक हमारी बात को देखिएगा। ए बी 2 बिंदु हैं। ये रेखा बन रही है। अब इस पर अगर हम देखें, इस तरह से इसको विभाजित कर दें। कितने भागों में हमने विभाजित कर दिया? 5 भागों में विभाजित कर दिया। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो ये, अगर यहाँ से इसको हम काट दें, विभाजित करने का मतलब काट देना, तो अगर यहाँ से हम काट देते हैं, अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे एक टुकड़ा देखिए छोटा है, ये टुकड़ा बड़ा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 मिलेगा आपको। इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 मिलेगा और इस बिंदु का निर्देशांक आपको x, y मिलेगा। यानी आपको 2 बिंदु दिए रहेंगे और पूछ लेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। साथ ही साथ आपको ये दिया रहेगा किस अनुपात में विभाजित करते हैं, किस अनुपात में विभाजित करते हैं। देखा, इसको m1 कहेगा, इसको m2 कहेगा। हमारा उद्देश्य था अंतः विभाजन का मतलब, जैसे हमने क्या बताया आपको कि अगर कोई रेखा AB है, अगर इनके बीच से कहीं से काट दिया जाता है, अगर ये बिंदु P हो जाता है, तो ये बिंदु P AB को अंतः विभाजित करता है। हमें बस इतने बताना था। ये सब सारी चीज़ें अभी हम निगमन में खुद देखेंगे। बाह्य विभाजन क्या होता है? जैसे हमने मान लिया कि कोई रेखा AB है और इसके बाहर, अंतः माने इसके इन दोनों के अंदर था, बाह्यता का मतलब इन दोनों के बाहर यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, बिंदु P, जो इसको अंतः विभाजित कर बाह्यता विभाजित करता है। बाह्य विभाजन क्या होगा? एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसको हम m1 कहेंगे, इसे m2 कहेंगे। तो इसके लिए दूसरा सूत्र होता है, यानी बाह्य विभाजन के लिए दूसरा सूत्र और अंतः विभाजन के लिए दूसरा सूत्र होता है। आप कक्षा 10 NCERT बुक में केवल अंतः विभाजन सूत्र को ही देखेंगे। हम आपको बाह्य विभाजन सूत्र का भी निगमन बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देखें और निगमन को जरूर तैयार करें। तो चलें, विभाजन सूत्र हम शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र। डिवीजन फार्मूला। विभाजन कितने प्रकार का होता है? अभी हमने आपको बताया कि 2 प्रकार का विभाजन होता है। पहला हमारा है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन बिंदु, अंतः
विभाजन बिंदु के सूत्र का निगमन। ध्यान पूर्वक देखेंगे। डेरिवेशन फार्मूला ऑफ इंटरनल, अंतः का मतलब इंटरनल डिवीजन पॉइंट। मित्रों ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं, बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए x1, y1 तथा बिंदु बी x2, y2 को बिंदु P, उसको हम x, y मान लेते हैं। x, y m1 अनुपाते m2 के अनुपात में, m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कौन सा विभाजन करता है? अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। मित्रों बड़ा बढ़िया सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको धैर्यता पूर्वक देखेंगे और चित्र को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखें, डेरिवेशन करते समय हम ध्यान देते हैं कि निगमन जो किया जाता है पहले चतुर्थांश में ही किया जाता है। ये हम पहले चतुर्थांश को बना दिए हैं। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा। हमने इसमें दो बिंदु लिया है। एक बिंदु A लिया, इसका निर्देशांक x1, y1, और एक बिंदु यहाँ पे B हो जाता है, इसका निर्देशांक x2, y2 है। चित्र पर आप विशेष गौर करेंगे। इस पर कोई बिंदु, इसी इनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित कोई बिंदु कौन है? P है, जिसका निर्देशांक हमने क्या मान रखा था? x, y मान रखा था। इनको किस अनुपात में विभाजित करती है? m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो कहने का मतलब, अगर हम बात करेंगे AP की तो इतना m1 है, अगर हम बात करेंगे BP की तो इतना m2 है। पूरा पैनी नजर रखेंगे इस पे। अब इनको हम यहाँ से मिलाते हैं, इनको हम यहाँ से मिलाते हैं और यहाँ पे इनको मिला देते हैं। डाट डाट करके मिला रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये L रखते हैं, इसको M रखते हैं, इसको बिंदु N मान लेते हैं। ये जो बिंदु यहाँ पे है, आप समझ पाए होंगे इतना। अगर हम बात करें, आपसे अगर हम बात कर लें, यहाँ से देखें, इस तरह से इसको मिला दें। यहाँ पे हो गया Q, और यहाँ मिला दें अगर इसको इस तरह से देखें, इसको लिख देते हैं R। एक चीज आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो विभाजन है, विभाजन के हिसाब से ही त्रिभुज चुने जाएंगे। एक त्रिभुज विभाजन m1 हो रहा है, m2 हो रहा है। कौन विभाजित हो रहा है? AB विभाजित हो रही है। किस अनुपात में? m1 अनुपाते m2 के अनुपात में। हम m1 और m2 को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए त्रिभुज बनाएंगे। m1 के साथ एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाता है, उस त्रिभुज का नाम है AQP, और m2 को ध्यान में रखेंगे तो एक त्रिभुज बन जाता है आपका, यहाँ पे देखें, PRB या BPR त्रिभुज बन जाता है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के बारे में चर्चा करें तो आप बड़े इत्मीनान से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर हम पूछें इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे x1, यानी इतनी दूरी क्या है? x1। यहाँ से ये दूरी कितनी है? x1। तो आप समझ रहे होंगे, इतना आपने x1, हम
लिखेंगे सब, लेकिन बाद में मिटा देंगे, आप ध्यानपूर्वक देख लें। इसे x1 हम लिख दिए। और अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे देख रहे हैं x है, यहाँ पे क्या है, x है। तो आपको एक चीज पता चला होगा कि अगर हमें इतने की केवल जरूरत हुई, इतने की LM की जरूरत हुई, तो x में से x1 घटा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस x1। आपको अगर दिखाई ना दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, तो आपको दिखने लगेगा हमने यहाँ पे x माइनस x1 लिखा है। मिटा लेते हैं इसको। फिर देखें, हमें PR के मान की जरूरत है। किसके मान की जरूरत है? PR के मान की जरूरत है। अगर हम बात करें आपसे इतने की, इतना आप बताएंगे x2 है। इतना क्या है? x2, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये अगर दूरी पूछेंगे आपसे तो ये x2 है और ये y2 है। तो x2 पता चला इतना है। अब हमें इतने की जरूरत है। अब यहाँ से अगर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है। अगर हमें इतना चाहिए तो हम x2 में से x घटा देंगे तो हमें mn मिल जाएगा। यही mn PR के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे इतना। इसी प्रकार से हम PQ और BR का मान निकालेंगे। जैसे आपने AQ और PR का मान निकाला, उसी प्रकार से PQ और BR का मान निकालेंगे। तो अगर हम बात करें इतने की, देखें इतना, इतना क्या है, y1 है। अगर इतने की बात करेंगे तो y1 होगा, और इतने की बात करेंगे तो ये y होगा। तो y में से y1 घटा देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा PQ। तो हो जाएगा y माइनस y1। यहाँ पे अंदर लिख दिए हैं, तो आप समझ गए होंगे। इस x2 माइनस x को हम अंदर लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x को अंदर लिख देंगे, समझ जाएंगे। तो इतना क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1, y माइनस y1। वैसे ही यहाँ भी अगर इसकी बात हम करेंगे, इतनी दूरी आपको निकालने के लिए अगर कहा जाए तो आप इतना बताएंगे क्या है, y है। इतना क्या है, y है। क्यों है? इतने बराबर है। अब यहाँ पे पूरा y2 है, y2 में से अगर इतना आप y घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कि कितना आ जाएगा, dr आ जाएगा। तो y2 में से आप क्या घटा लेंगे, y घटा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना आप समझ गए हैं तो अंतः विभाजन बिंदु के सूत्र का निगमन आपको समझ में आ गया है। इसमें करना क्या है, हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप दिखाना है। यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पे देखिए 90 अंश के कोण बने, यहाँ भी 90 अंश का कोण बना है। तो आप समझ जाएंगे समकोण त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज कौन सा, PRB में दोनों को हम समरूप कैसे दिखाएंगे। अगर हम बात करेंगे इस रेखा की, कौन सी, PR की अगर हम बात करें, ये P है, ये R है। और AQ की बात करें, AQ यहाँ पे लिखा है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर इसको मिटा भी देंगे तब भी ये दोनों समांतर होंगे। अगर इस तरह से हो जाएगा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, हम संगत कोण कहेंगे। अगर संगत कोण आपस में बराबर हैं तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम है PAQ। तो कोण PAQ बराबर है, इसका नाम है BPR के, कोण BPR के। और आपको पता है ये कोण 90 अंश का AQP, कोण AQP बराबर है कोण किसके, AQP बराबर है PRB के, कोण PRB के बराबर है। तो इसको क्या बताएंगे आप, कौन सा कोण, संगत कोण है। और इसको क्या बताएंगे आप, प्रत्येक 90 अंश का है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि त्रिभुज AQP, इसलिए त्रिभुज AQP समरूप हो जाता है त्रिभुज PRB के। बहुत आसान सवाल है, इसमें AA समरूपता कसौटी लगेगी। यहाँ पे समरूपता
कसौटी समझ जाएंगे आप। आगे लिखा हमने, गैप रखा थोड़ा सा। त्रिभुज ए क्यू पी, इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाता है त्रिभुज पी आर बी के। त्रिभुज पी आर बी के आप आगे लिखेंगे डबल ए, आपने दो कोणों को दिखाया है यहाँ पे, तो डबल ए समरूपता, समरूपता कसौटी से। क्या लगाया आपने? डबल ए समरूपता कसौटी से। अच्छा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, तो हो क्या जाएगा, ए क्यू बटे पी आर क्या हो जाएगा, ए क्यू, इसलिए यहाँ पे देख लें, ए क्यू बटे पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे बी आर। पी क्यू बटे बी आर बराबर हो जाएगा ए पी बटे पी बी। ए पी बटे पी बी मान रख देते हैं। हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान जब ए क्यू का मान रखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बटे, इसका मान रखेंगे, आपने देखिए ऊपर लिखा है एक्स टू माइनस एक्स, देख रहे हैं आप, और फिर बराबर हो जाएगा पी क्यू वाई माइनस वाई वन है बटे में वाई टू माइनस वाई है, बराबर ए पी का मान आपने एम वन और पी बी का मान एम टू है। इतना बराबर इतना होगा एक बार, तो आपको यक्स का मान मिल जाएगा। इतना बराबर इतना रखेंगे तो आपको वाई का मान मिल जाएगा। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो जाएगा यक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस यक्स बराबर यम वन बटे यम टू। तिर्यक गुणा कर लेंगे, आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो जाएगा यम वन से एक्स टू में गुणा होगा तो यम वन एक्स टू माइनस यम वन यक्स बराबर यम टू से एक्स में गुणा होगा यम टू यक्स, यम टू से एक्स वन में गुणा होगा तो माइनस यम टू एक्स वन हो जाएगा। तो हमें यक्स का मान निकालना है, तो देखें यम टू यक्स है यहाँ पे, यम वन यक्स यहाँ पे है, इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे यम वन यक्स प्लस यम टू यक्स। यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे आप, तो हो जाएगा यम वन यक्स प्लस यम टू यक्स, या इस तरह से कहिए। इनको हम इस तरफ ले आते हैं। पहले हम लिखते हैं यम वन एक्स टू प्लस यम टू यक्स वन बराबर यम टू यक्स, ये माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा यम वन यक्स। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसमें से देखिए कॉमन है कुछ, यक्स आपको कॉमन मिलेगा, ये सेम ऐसे ही रहने देंगे। तो यम वन एक्स टू प्लस यम टू यक्स वन बराबर हो जाएगा यक्स कॉमन, तो यम वन प्लस यहाँ पे यम टू प्लस यम वन मिल जाएगा। ये गुणे में यम वन प्लस यम टू या यम टू प्लस यम वन गुणे में इस तरफ लाएंगे, भाग में हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन बटे में आ जाएगा यम वन प्लस यम टू। आपको यक्स का मान मिल गया। किसका मान मिल गया? यक्स का मान मिल गया। इसी प्रकार जब पुनः तुलना करेंगे, पुनः y माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई बराबर यम वन बटे यम टू करके, ध्यान से देखें। अब इसके बाद आपको खुद से करना है, जैसे हमने इनके बराबर इनको रखा और तिर्यक गुणा किया, यक्स वाले पद को जिसमें यक्स थे उनको एक तरफ करके हमने यक्स कॉमन लिया, तो हमें इतना मिल गया। आप भी इसमें वही करेंगे। जब तिर्यक गुणा करके आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे y बराबर मिल जाएगा यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन, सॉरी आपको तो हो जाएगा यहाँ पर आप जब करेंगे y बराबर आपको मिल जाएगा यम टू वाई टू, सॉरी यम वन वाई टू प्लस
m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो आपको x का मान इतना मिला, y का मान इतना मिला। आपने x और y क्या मान रखा था? आपने क्या मान रखा था? बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो आप यहाँ लिख देंगे अतः अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे? अगर आपसे कभी अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे, यही लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, यहाँ पे क्या लगाएंगे? कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ, अर्थात अंतः विभाजन बिंदु का सूत्र प्राप्त हुआ। अब आगे हम चलेंगे, बाह्य विभाजन बिंदु के सूत्र का निगमन करेंगे। हम अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, उस सूत्र का निगमन हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र का निगमन। तो इसके एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि अंतः विभाजन बिंदु और बाह्यता विभाजन बिंदु क्या होगा। मान लिया हमने कि AB एक रेखा है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 है। अगर कोई बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच यानी A और B के बीच आ जाता है, मान लिया बिंदु P इनके बीच आ जाता है, तो ये x, y अगर इसको माना जाए तो बिंदु P AB को अंतः विभाजित कर रहा है और इनका जो अनुपात होगा, जो भाग होगा, AP को हम m1 माने थे और BP को m2 माने थे, यानी अनुपात m1 अनुपात m2 हो गया। ये अंतः विभाजन बिंदु है P। लेकिन बाह्यता विभाजन बिंदु क्या होता है? अंतः का मतलब जब भी होगा इन दोनों के बीच आएगा, बाह्यता का मतलब बिंदु बाहर स्थित होगी। हम मान लिए एक बिंदु A है यहाँ पे और ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2 है। बाह्यता विभाजन बिंदु की बात हो रहा है, तो जो बिंदु है AB के बीच नहीं रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु एक P है जो AB को बाह्यता विभाजित कर रहा है, यानी बाहर से विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? एक बार A से P तक जाएंगे तो एक अनुपात आपको मिलेगा, इसको हम m1 मानते हैं, और एक बार बिंदु B से P तक जाएंगे, इसे हम m2 मानते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें अंतः विभाजन बिंदु कौन है, तो आप बताएंगे P है जो AB के बीच स्थित है। अगर पूछा जाए बाह्यता विभाजन बिंदु कौन है, तो आप बताएंगे जो AB के बीच नहीं स्थित है, वहां बिंदु P है बाह्य विभाजन बिंदु। अब इस बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक अगर हम x, y मान लें, तो x, y का मान क्या होगा, या सूत्र बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, उस सूत्र का निगमन हम आइए देख लेते हैं। आपको अंतः विभाजन बिंदु ज्ञात करने का सूत्र और बाह्य विभाजन बिंदु ज्ञात करने का सूत्र का निगमन तैयार करना है। तो देखें, हम बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने वाले सूत्र का निगमन कर रहे हैं और बड़ा आसान निगमन होता है। आप इसको देख के परेशान ना हो, घबराए ना, समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु एक A और B हैं, इनके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1 और B का निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2 है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं बाह्य विभाजन बिंदु का मतलब A और B के बीच तो रहेगा नहीं, कहीं इस तरफ ले लेते हैं। एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक माना, सभी सारी चीजें हम मान रहे हैं, माना x,
y है। तो अगर हम B से P को मिला दें तो ये आप देख रहे होंगे दो भागों में बट जाता है। अगर हम इतना और इतना लेंगे तो अंतः विभाजन बिंदु हो जाएगा, यानी AB और PB लेंगे तो ये अंतः विभाजन बिंदु हो जाएगा। कौन बिंदु होगा? B होगा। लेकिन हम किसको कह रहे हैं? P विभाजित कर रहा है। तो P कैसे विभाजित कर रहा है? P से A तक मिलाएंगे तो देखें, P से A तक अगर मिलाएंगे तो इसको M1 मान लेते हैं, एक भाग हो गया। P से B को मिलाएंगे तो M2 हो जाएगा, इसको दूसरा भाग मान लेते हैं। तो अगर हम बताएं AB को बिंदु P बाह्यता विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, तो आप बताएंगे M1 अनुपात M2 के अनुपात में। तो बड़ा आसान सवाल है, चित्र को हम पूरा समझ लें, इसके बाद हम जो लिखना होगा लिखेंगे। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखें, इतना आपको करना है। कैसे करना है एक बार फिर से जल्दी से देखें। यहाँ पे बिंदु A है, इसको x1 कामा y1 माना। यहाँ पर बिंदु B है, इसको x2 कामा y2 मान लिया। अब बाहर स्थित कोई बिंदु P है, इसको हम x कामा y मान लेते हैं। ये बिंदु P इसको AB को बाह्यता विभाजित कर रहा है। कैसे करेगा? अगर इसको मिला देंगे, यहाँ से लेकर P तक जाएंगे तो हो जाएगा इतना M1, और B से लेकर P तक जाएंगे तो हो जाएगा M2। तो अनुपात क्या बनेगा? M1 अनुपात M2। बाह्यता विभाजन बिंदु है कौन? बिंदु P। अंतः विभाजन बिंदु अगर होता तो किसके बीच स्थित होता? AB के बीच स्थित होता। AB के बीच स्थित होता। चलिए चित्र का काम पूरा कर रहे हैं हम। बिंदु A से x अक्ष पर लंब खींचेंगे, बिंदु B से x अक्ष पर लंब खींचेंगे, बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींचेंगे। तो आप आइए देखते हैं फिर क्या करना हमें। यहाँ से इसको मिलाना है। यहाँ आपने P लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं Q, और फिर बिंदु B से यहाँ पे मिला देते हैं, इसको लिख देते हैं बिंदु R। तो आप देख रहे होंगे कि स्थिति क्या बन रही है। अब जिसमें M1 आए ऐसे त्रिभुज को लेना है, जिसमें M2 आए ऐसे त्रिभुज को लेना है। यानी हमें यहाँ से दो त्रिभुजों का चुनाव करना है। एक त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसमें M1 आए, एक त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसमें M2 आए। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखें, अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ से लेकर y अक्ष से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम x1 कहेंगे। तो यहाँ इतनी दूरी भी यही है। जैसे अगर हम देखें ये बिंदु O है, P Q R आपने लिख दिया है, इसको M N या P Q R इसको लिख दें T U मान लेते हैं। इसको नामांकन कुछ भी कर सकते हैं आप। तो अगर हम आपसे पूछें OS की माप कितनी है, OS की माप, तो आप बताएंगे x1 है, क्योंकि इतनी दूरी x1 है। तो इतना x1 है, ध्यानपूर्वक देखें, हम बाद में मिटा देंगे। x1 है। अगर आपसे इतना पूछें तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे x2 लिखा है तो आप कह देंगे x2 है। लेकिन अगर हम कह दें इसको, इस बिंदु को भी W मान लेते हैं, हालांकि मानेंगे नहीं, एक मिनट, x2 नहीं, यहाँ से देखें यहाँ तक पूरा अगर देखने की बात कहेंगे तो आप कह देंगे x। क्या कह देंगे? x कह देंगे। इतनी यहाँ पे x है तो यहाँ से ये दूरी जो होगी आपकी x हो जाएगी, और इतनी दूरी भी x होगी। तो हमें त्रिभुज कौन कौन सा लेना है? एक में M1 आए, एक में M2 आए। तो जब M1 के लिए आप त्रिभुज का चुनाव करेंगे तो आपका त्रिभुज हो जाएगा AQP, और M2 के लिए जब त्रिभुज का चुनाव करेंगे तो आपका त्रिभुज हो जाएगा BRP। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में AQ है, AQ की माप अगर हमें बतानी हुई तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, उसमें से इतना घटाएंगे तो इतना हो जाएगा x माइनस x1। ध्यानपूर्वक देखें, अगर इसको हम हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम t मान लेते हैं। इतनी दूरी आपकी हो जाएगी x माइनस x1। इतनी दूरी क्या हो जाएगी? x माइनस x1 हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपसे पूछें ये दूरी कितनी है AS, आप बताएंगे y1। अगर हम पूछें वही दूरी QT क्या होगा तो आप कहेंगे y1। लेकिन हमें इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में इतने की ज़रूरत है,
इतने की, मात्र इतने की, यानी PQ की जरूरत है। तो अगर हम PQ की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी PT की जो माप है y है। पूरी माप कितनी है? पूरी माप y है। और अगर इतने की बात करेंगे तो आप बताएंगे y1 है। कितने की? QT की। देखिए AS QT दोनों बराबर हैं, y1 हो जाएगा, इतना y है। तो y में से जब y1 हम घटा देंगे तो ये दूरी हमारा आ जाएगा PQ y माइनस y1, y माइनस y1। अब क्या है, हमने देखा कि जो ये बड़ा वाला त्रिभुज AQP था उसकी तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई। अब इसी प्रकार से हम जो छोटा वाला त्रिभुज जिसमें M2 है यानी BRP वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लें। कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। अब इसको फिर से मिलाएं हम। इसको अगर U माने तो आपसे अगर हम BU की माप पूछेंगे तो आप बताएंगे y2। कितना बताएंगे? y2 बताएंगे। इतनी दूरी आपसे अगर हम पूछें क्या बताएंगे? y2। तो इसे RT का मान भी y2 हो जाएगा। R से लेकर T तक की माप कितनी हो जाएगी? y2। अगर हम पूरा y है, y में से y2 हटा देंगे तो हमारा ये PR आ जाएगा। PR है y माइनस y2। अगर इस डेरिवेशन में कुछ है तो यही भुजाओं की माप को ज्ञात करने में आपको मेहनत करनी है, बाकी आसान हो जाता है। अगर हम इतने की माप पूछें तो आप बता देंगे यहाँ से कितना है? x है। अगर इतना निकाल देंगे यहाँ से क्या निकलेगा? x2 निकलेगा। तो x में से x2 निकल जाएगा, UT आ जाएगा। UT BR के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस x2। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि हम दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं ज्ञात कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? चित्र इसी प्रकार से बनेगा और आपको त्रिभुज चुनना है AQP। कौन कौन सा त्रिभुज चुनना है? त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज कौन सा चुनना है? BRP। BRP आप दोनों त्रिभुजों को चुन लेंगे। जब दोनों त्रिभुजों को चुनेंगे तब आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप पाए जाते हैं। कैसे समरूप पाए जाते हैं? आपको ये वाला जो कोण है APQ दोनों में है, यानी ये वाला कोण दोनों में है। APQ BPR यानी कोण P दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो आप लिखेंगे कोण APQ बराबर है कोण BPR में आप लिखेंगे क्यों बराबर है? तो आप कहेंगे कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। फिर देखा यहाँ पर ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का। आप उसको लिख सकते हैं कोण AQP बराबर कोण BRP, प्रत्येक 90 अंश। तो आप लिख देंगे AQP बराबर है कोण BRP, आप लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश। समझ में आ रहा होगा। और फिर देखें, अगर हम बात करें AQ और BR दोनों समांतर हैं, AQ BR दोनों समांतर, एक तिर्यक रेखा अगर इस तरह से कोई काट दे तो ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको हम संगत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? संगत कोण। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसका मतलब कोण QAP, कोण QAP बराबर है कोण RBP के, कोण RBP के। तो आप कैसे कह देंगे बराबर हैं? तो आप कह देंगे कि संगत कोण है इसलिए बराबर है। आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुजों में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुजों की तीनों कोण आपस में बराबर पाए हैं, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज AQP समरूप है त्रिभुज BRP के। यहाँ लिख देंगे ट्रिपल A। जब हम दो कोण दिखाए होते तो डबल A समरूपता कसौटी लिखते, लेकिन हम तीनों कोण दिखा दिए हैं इसलिए हमें ट्रिपल A समरूपता कसौटी लिखनी पड़ेगी।
जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो होगा क्या, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, तो हो जाएगा ए क्यू बटे बी आर, हो जाएगा ए क्यू बटे बी आर बराबर हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा पी आर। पी क्यू बटे पी आर बराबर हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए पी बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बी पी, हो जाएगा ए पी बटे बी पी। आपको इतना समझ में आया होगा, इतना चित्र से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब आपको मान रखना पड़ेगा। ए क्यू का मान अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप बताएंगे x माइनस एक्स वन, तो मान रख देते हैं x माइनस एक्स वन बटे में बी आर। देखें बी आर क्या है, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स टू बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू वाई माइनस वाई वन। देखें पी क्यू वाई माइनस वाई वन है, वाई माइनस वाई वन बटे पी आर का पी आर, तो जाएगा वाई माइनस वाई टू बराबर। देखा, अब जो तीसर का बचत है ए पी बटा बी पी, तो ए पी जगह यहाँ एम वन बटे एम टू हो जाए, एम वन बटे एम टू। देखा ए पी के स्थान पे हमने क्या रख दिया एम वन, बी पी के स्थान पे क्या रख दिया एम टू। कुछ नहीं करना है, अब इनकी तुलना की जाएगी, एक बार इनकी तुलना इनके साथ, एक बार इनकी तुलना इनके साथ। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपान x माइनस एक्स टू बराबर एम वन बटा एम टू। कुछ नहीं करना, त्रिया गुणा करेंगे, एम वन से x में गुणा करेंगे तो एम वन एक्स माइनस एम वन एक्स टू बराबर हो जाएगा एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन। आप समझ पा रहे होंगे, m1 का गुणा इधर हर में हुआ, m2 का गुणा अंश में, तो इतना प्राप्त हुआ। हमें मान x का निकालना है, इसलिए x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी पदों को एक तरफ। तो m1 x, यहाँ भी x है, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा m2 x बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखें m1 x2 माइनस में उस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा दाईं तरफ, तो m1 x2 प्लस में, और ये वाला पद पहले से माइनस में है, माइनस में ही रहेगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, तो बचेगा ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बराबर हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखें x गुणे m1 माइनस m2 है, पक्षांतर होगा उस तरफ, भाग में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। x का मान हमें इतना प्राप्त हुआ। पुनः जब इनकी तुलना करेंगे इनके साथ तो हमें y का मान प्राप्त होगा, तो पुनः हम दोबारा वही काम करेंगे, तो हो जाएगा y माइनस वाई वन बटे y माइनस वाई टू बराबर हो जाएगा m1 बटे m2। तो ये गुणा करेंगे, m1 से इधर करेंगे, हो जाएगा m1 y माइनस m1 y2, m1 y2 बराबर m2 से इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा m2 y माइनस m2 से y1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा m2 y1। y का मान निकालना है, m2 y को इस तरफ ले आएंगे तो m1 y पहले से था, माइनस में m2 y आ जाएगा। m1 y2 यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएंगे, हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1। यहाँ पे देख रहे होंगे आप y कॉमन है, बचेगा m1 माइनस m2 बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1। गुणे में पक्षांतर करेंगे, भाग में हो जाएगा, y बराबर आपको मिल जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1
बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2। आप किसका मान प्राप्त कर चुके हैं, y का और किसका, x का। एक ब्रैकेट में इतना कामा इतना लिख देंगे, यही बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, याद क्या रखना है, आपको हमेशा याद रखना है पूरे डेरिवेशन को। आप डेरिवेशन तैयार करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इन सब सूत्रों का प्रयोग हमें आगे चलकर एसएससी के एग्जाम में और अन्य वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। आजकल ट्रेंड बन रहा है एडवांस मैथ का, तो एडवांस मैथ में ये सब आते हैं। ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति आता है, तो आपको इस चैप्टरों पर ध्यान देना है। तो उसी चैप्टर में आपको मिला है बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र। सिलेबस में कक्षा 10 के नहीं है, फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसकी कमी की वजह से आप एक प्रश्न ना करके परीक्षा में असफल हो सकते हैं। इसलिए आप इस सूत्र को अवश्य ध्यान दें। तो बाह्य विभाजन बिंदु, बाह्य विभाजन बिंदु अगर आपसे पूछा जाए बाह्य विभाजन बिंदु कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र आपको याद होना चाहिए। कैसे, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इस तरह से आपको इस सूत्र को याद रखना है। और ध्यान दें कि आपको अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाले सूत्र का निगमन और बाह्यता विभाजन बिंदु ज्ञात करने के सूत्र का निगमन बता दिया गया है। आप इसे तैयार कर लें, पूरी तरह से याद कर लें और एक दो बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल के प्रश्नों को हल कराएंगे। धन्यवाद।